जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, एसएससी जीडी 2025 के लिए ये सामान्य ज्ञान की बुक है। जो ये बुक आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये बुक एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। इसमें हिस्ट्री हम बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं विद पीडीएफ। आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। क्लास 5वीं और ये क्लास जो होती है ना साथी, डेली क्लास होती है। ये 1 PM दोपहर को 1 बजे से क्लास होती है। तो साथी स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है आपका 114। इससे पहले हमने क्लास 4 तक 113 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आज करते हैं 114वां क्वेश्चन है। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। ये आपसे पूछा है कि सिंध का राजा कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, चाच, यशोवर्मन या दाहिर। तो आप सभी का आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में भी आना चाहिए आप सभी का आंसर कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा भाई दाहिर था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। मोहम्मद बिन कासिम से अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। ये प्रथम अरब मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। और साथ ही इसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। सिंध व सिंध व सिंध व मुल्तान को इसने कब जीता था, तो आप बोलेंगे भैया सिंध व मुल्तान को इसने 712 ईस्वी में इसने जीत लिया था। 7 से 12 ईस्वी में इसने जीत लिया था। तो ये पूछा जाता है कि इसने कब जीता था, तो सिंध पर कब जीत प्राप्त की थी इसने 712 ईस्वी में। तो आपसे ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि उस समय सिंध का राजा कौन था, उस समय सिंध का शासक कौन था। तो आप सभी बोलेंगे भैया उस समय तो सिंध का शासक था ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था, जो आपसे पूछा था। और मोहम्मद बिन कासिम की एक बात और थी, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक यही है। जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन है, तो आप सभी बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया। और एक फारसी ग्रंथ है एक, इसके बारे में भी आपको जानना होगा, ये भी पूछा जाता है। फारसी ग्रंथ चचनामा, फारसी ग्रंथ है चचनामा। भाई अभी लाइट चली गई थी। भाई लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है भाई, यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट का इशू रहता है, तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, पूरा सिलेबस करवा के जाऊंगे भाई। अरब आक्रमणी क्वेश्चन चल रहा था आपका 114। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। दाहिर था। दाहिर के बारे में मैंने आपको बताया, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था ये। और साथ ही इसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। ये बात आपको याद रखनी है। और जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम है। फारसी ग्रंथ के बारे में चल रही थी। फारसी ग्रंथ कौन सा है, चचनामा। कौन सा ग्रंथ है, चचनामा। फारसी ग्रंथ चचनामा में फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर विजय की चर्चा मिलती है। सिंध पर विजय की चर्चा मिलती है फारसी ग्रंथ चचनामा से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अरबी मूलतः ग्रंथ किताब उल हिंद डैश डैश द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई, ये आपसे पूछा है। सभी साथी बताएंगे। और साथ ही एसएससी जीडी 2025 के लिए ये वाली बुक बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई जाएगी। पॉलिटी हमने पूरी इसकी कवर करा दी है। हो सकता है 2 या 4 क्लास और हों आपकी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री को ही बहुत ही अच्छे से ख़त्म किया जाएगा, फिर आपकी भूगोल स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी साथी अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। पूरा सिलेबस एसएससी जीडी का हम फिनिश करवा देंगे। मैथ का भी चल रहा है आपका, रीजनिंग का भी, हिंदी का भी चल रहा है। और अंकित सर की ये बुक थी जो 10 जून को ये लॉन्च हुई थी।
तो अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया? जियाउद्दीन सुल्तान महमूद के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा या इब्न बतूता के द्वारा। तो सभी साथी क्या आंसर करेंगे? तो सभी साथियों का आंसर होगा यहाँ पर अल बरूनी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है, अल बरूनी। अल बरूनी के साथ तुम्हें और क्या याद रखना है? एक तो फिरदौसी, एक तो है भाई फिरदौसी, ये आपको याद रखने हैं। एक उतबी हैं, एक कौन है भाई? एक तो उतबी हैं, एक फ़ारूकी, एक फ़ारूकी। ये किसके दरबार में रहते थे? अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फ़ारूकी, ये किसके दरबार में रहते थे? तो सभी साथी बताएंगे ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में, महमूद गजनी के दरबार में ये रहते थे, महमूद गजनी के दरबार में ये रहते थे। फिरदौसी, उतबी, फ़ारूकी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा पूछा हुआ सवाल है फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? तो आप बोलेंगे भैया फिरदौसी तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। और फिरदौसी की बात होती है, यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना है फिरदौसी के बारे में, फिरदौसी के बारे में आपको थोड़ा सा इसे लिखना है। फिरदौसी इसे पूर्व का होमर कहते हैं, इसे फिरदौसी को इसे पूर्व का होमर कहते हैं, पूर्व का होमर कहते हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं। और एक इनकी रचना है जो आपको याद रखनी है। फिरदौसी की रचना क्या है? तो आप बोलेंगे शाहनामा। फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? शाहनामा। और ये जो पुस्तक है ना, ये जो पुस्तक है शाहनामा, फिरदौसी की पुस्तक है, इस पुस्तक के द्वारा ही फ़ारसी भाषा की नींव रखी गई थी। इस पुस्तक के द्वारा, शाहनामा के द्वारा ही फ़ारसी भाषा की नींव रखी गई थी, फ़ारसी भाषा की नींव रखी गई थी, फ़ारसी भाषा की नींव रखी गई थी। ये आपको भी याद रखना है। पूछा जाता है फ़ारसी भाषा की नींव किस पुस्तक के द्वारा रखी गई? तो फिरदौसी की पुस्तक है, रचना है शाहनामा, इसके द्वारा फ़ारसी भाषा की नींव रखी गई थी। फिर बात करते हैं उतबी। किसके बारे में बात करते हैं? अल बरूनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। किताबुल हिंद इनकी रचना है, इनका एक ग्रंथ है अल बरूनी का। और यह खगोल विज्ञान, भूगोल, औषधि विज्ञान, गणित के विद्वान थे अल बरूनी, इतना आपको याद रखना है। उतबी के बारे में थोड़ा भी आपको जानना होगा, उतबी के बारे में भी आपको जानना होगा। उतबी जो हैं भाई, उतबी कौन थे? यह महमूद गजनी के समय का, क्या बोलेंगे? यह महमूद गजनी के समय का सबसे, ऐड आ गया भाई थोड़ी सी, इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो भाई ये आपको जानना है, उतबी जो है यह महमूद के समय का महान साहित्यकार था। उतबी महमूद के समय का, महमूद के समय का, महमूद के समय का महान साहित्यकार था। ये महान साहित्यकार था, ये आपको भाई याद रखना है। महमूद के समय का महान साहित्यकार कौन था? तो आप बोलेंगे महमूद के समय का महान साहित्यकार उतबी था। और इसकी रचना है, ये रचना भी आपको याद रखनी है। उतबी की रचना का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे उतबी की रचना जो हैं कौन कौन सी हैं? एक तो किताब उल यमनी, ये आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। किताब उल यमनी, किताब उल यमनी। और एक और रचना, और वह किताब अल, तो क्या बोलेंगे? तारीख ए यमनी, तारीख ए यमनी, तारीख ए यमनी। इनकी ये रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है उतबी की। तो ये आपको भाई यहाँ से याद रखनी है। उतबी महमूद के समय का महान साहित्यकार, किताब है इनकी रचना है किताब उल यमनी, और तारीख ए यमनी, ये पूछी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है भाई। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? सॉरी, द्वितीय युद्ध के बारे में बात करता है तो 1175, 1186। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का भैया ये जवाब होगा 1192 या 1181। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ साथी, ये 1192 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1192 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सभी साथी बताएंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। महमूद
महमूद गौरी ने भाई पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया था। ये आपको याद रखना है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी बोल सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर ज़्यादा सही लगेगा। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन की द्वितीय लड़ाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान को इस मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। अब बात आती है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सभी साथी बताएंगे। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 में हुआ। इसमें भाई पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये आपको भाई याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंदवार का युद्ध आपको याद रखना है। चंदवार का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? चंदवार का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? 1194 ईस्वी में ये युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है ये आपको याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था भाई, किसको हराया था? तो आप बोलेंगे जयचंद को हराया था। इतना आपको याद रखना है। फिर आपको कौन सा युद्ध याद रखना है? एक पानीपत का प्रथम युद्ध भी आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सभी साथी बताएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ भाई ये 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था। ये आपको याद रखना है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। एक युद्ध और आपको याद रखना है, खानवा का युद्ध। ये पूछे हुए हैं एग्जाम में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी बोलेंगे खानवा का युद्ध 1527 या 28। तो आप बोलेंगे 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। किस किस के बीच ये लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ये आपको याद रखना है। फिर आता है भाई चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ था? ये आपसे मैं पूछ लूँ तो ये बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ था। इसमें किसने किसको हराया था? तो बाबर ने मेदिनी रॉय को हराया था। ये आपको याद रखना है। मैं अगर आपसे पूछ लूँ घाघरा का युद्ध, यहाँ पर पूछा हुआ है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो आप सही बोलेंगे 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बाबर ने अफगानों को हराया था। ये आपको याद रखना है। एक युद्ध और है जो आपको याद रखना है। घाघरा का युद्ध हो गया। अब याद रखना है चौसा का युद्ध कब हुआ था? सभी साथी बताएंगे चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? तो आप सभी बोलेंगे 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और ये इसमें किसने किसको हराया था? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने किसको हराया था भाई? हुमायूं को हराया था। ये आपको याद रखना है। एक युद्ध और आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध हो गया। अब याद रखना है कन्नौज का युद्ध।
कन्नौज का युद्ध, ये किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। ये किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसमें भी भाई शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये सभी युद्ध आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो साथ ही एक बार थम्स अप कर देंगे कि भैया याद रखेंगे। ये ऐड आ रही है भाई, आज बहुत दिक्कत है क्लास में, थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसको काट देंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया इस क्वेश्चन का यह जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन है 117 को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दीवान-ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था। ये कौन सा विभाग था? दीवान-ए अर्ज। आप बोलेंगे सैन्य सेवा था, शाही कारखाना, राज दरबार समारोह या वित्तीय सेवा। तो कौन सा विभाग था ये आपसे पूछा है। तो सभी साथी बताएंगे भैया ये तो एक सैन्य विभाग था, दीवान-ए अर्ज। दीवान-ए अर्ज ये कैसा विभाग था? इस विभाग की स्थापना किसने की? दीवान-ए विभाग, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? इस विभाग की स्थापना किसने की थी? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सभी साथी बलवन बता रहे हैं, तो बलवन आप सभी का आंसर होगा। इस विभाग की स्थापना बलवन ने की थी। कब की थी? मुझे टाइम पीरियड बता दो बलवन का, ये भी पूछ ले एग्जाम में। तो 1266 से 1286 ईस्वी, 1266 से 1286 ईस्वी बलवन का टाइम पीरियड रहा है। इसने दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? दीवान-ए-अर्ज विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो आपको बता के आना है। दीवान-ए-अर्ज विभाग के अध्यक्ष को भाई आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता है। आरिज-ए-मुमालिक, आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता है। आरिज-ए-मुमालिक, ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है। तो दीवान-ए-अर्ज इस विभाग की स्थापना बलवन करता है। अध्यक्ष होता है दीवान-ए-अर्ज का आरिज-ए-मुमालिक, ये आपको याद रखना था। एक आपको और याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भाई थोड़ा दिक्कत है, भाई थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। कभी हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है, कभी लाइट जली जा रही है। तो भाई थोड़ा स्ट्रगल हमें करना पड़ रहा है इस क्लास में। आपको भाई हम आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं, सॉरी भाई इसके लिए। आपको भी दिक्कत होती है और हमें भी दिक्कत होती है। ये दिक्कत पता ना कब ख़त्म होगी हमारी इस ज़िंदगी से। तो दीवान-ए-अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था। इस विभाग की स्थापना बलवन ने की थी। अध्यक्ष, इसके विभाग के अध्यक्ष को आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता था। एक आपको याद रखना है दीवान-ए-विराजत, दीवान-ए-विराजत, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। दीवान-ए-विराजत, दीवान-ए-विराजत, ये कौन सा विभाग था? तो भाई आप बोलेंगे भैया ये तो वित्त विभाग था, ये वित्त विभाग था दीवान-ए-विराजत। तो भाई इस विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता थे? तो आप बोलेंगे वजीर-ए-मुमालिक, वजीर-ए-मुमालिक इस विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। तो दीवान-ए-विराजत इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? वजीर-ए-मुमालिक, वजीर-ए-मुमालिक कहा जाता था। एक और आपको याद रखना है जो आपसे पूछा जाता है, दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-इंसा। आपको घबराना नहीं है, इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। दीवान-ए-इंसा ये कैसा विभाग था? ये पत्राचार विभाग था, समाचार के मामले का ये विभाग था। पत्राचार ये विभाग था इसका संबंध। और दीवान-ए-इंसा का जो अध्यक्ष होता था इंसा-ए-मुमालिक होता था, इंसा-ए-मुमालिक होता था, इंसा-ए-मुमालिक होता था। थोड़ा एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप गलती करके आते हो, तो आपको गलती नहीं करनी है, इस प्रकार से आपको पढ़ के जाना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भाई सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो भी आपका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको जानना होगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का ही है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली
सल्तनत के बारे में आज आपको जानना होगा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है ये, इसका जो टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ तक रहा है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है। 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है दिल्ली सल्तनत का। तो आप बोलेंगे लगभग 320 वर्षों, 320 वर्षों तक, 320 वर्षों तक दिल्ली पर, दिल्ली पर, दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासक, मुस्लिम मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा है। मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा है। मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा है। लगभग 320 वर्षों तक शासन रहा है मुस्लिम सुल्तानों का दिल्ली पर, ये आपको याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें हम कितने वंश पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 5 वंश पढ़ते हैं। कितने वंश पढ़ते हैं भाई? 5 वंश पढ़ते हैं। वो वंश भी आपको याद होने चाहिए। पहला वंश कौन सा है? तो आप बोलेंगे गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया गुलाम वंश है। कौन सा वंश है भाई? गुलाम वंश है। दूसरा वंश कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया खिलजी वंश है। खिलजी वंश है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरा वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश है भाई तीसरा। चौथा वंश है भाई सैयद वंश। चौथा वंश है सैयद वंश। और 5वां वंश कौन सा है? तो लोधी वंश। आप सभी को याद रखना है। ये 5 वंश हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, ये आपको याद रखना है। इनका टाइम पीरियड भी अगर आपको बता दूं मैं तो कितना अच्छा होगा, तो भैया बता दीजिएगा। तो आप बोलेंगे गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है गुलाम वंश का। और 1290 से 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश का टाइम पीरियड है, 1320 ईस्वी तक। और तुगलक वंश का 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। और सैयद वंश का 1414 ईस्वी से कहाँ तक रहा है? तो आप बोलेंगे 1414 से 1451 तक रहा है। 1451 ईस्वी तक रहा है। और लोधी वंश का 1451 से 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है इसका टाइम पीरियड। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन यहाँ बनता है दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन सबसे कम समय तक रहा है? तो यहाँ पर आपको जाना है खिलजी वंश। कितने वर्ष लिख लेंगे यहाँ से? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष तक, 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहा है दिल्ली सल्तनत पर। तो सबसे कम समय तक शासन, सबसे कम समय तक शासन किस वंश का रहा है दिल्ली सल्तनत पर? सबसे कम समय तक शासन जो रहा है वो खिलजी वंश का रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, यहाँ पर आप 320 और 14 से 14 तक जाओगे, 94 वर्ष, लगभग 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन रहा है। सबसे ज़्यादा शासन किस वंश का रहा है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भाई थोड़ा सा ये आज दिक्कत है क्लास में, आज दिक्कत है कि ये पता ना क्या हो रहा है सीपीयू पर। 94 वर्षों तक सबसे ज़्यादा शासन किस वंश का रहा है? सबसे ज़्यादा शासन किस वंश का रहा है दिल्ली सल्तनत पर? तो आप सभी बोलेंगे सबसे ज़्यादा जो शासन रहा है वो तुगलक वंश का रहा है दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम वंश के बारे में हमें पता होना चाहिए। गुलाम वंश, गुलाम वंश आपको हेडिंग डालनी है। गुलाम वंश को ही मामलूक वंश कहते हैं। मामलूक वंश भी बोला जाता है। गुलाम वंश को क्या बोला जाता है? मामलूक वंश भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका गुलाम वंश, मामलूक वंश। ये क्वेश्चन आपका 118वां था। इसी को मामलूक वंश बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक बता चुका। तो इसमें हमें पढ़ना होता था, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ते हैं गुलाम वंश में, इल्तुतमिश पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान को भी पढ़ा जाता है, बलवन को भी इसी में पढ़ा जाता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। तो गुलाम वंश, क्या हो रहा है भाई आज?
भाई थोड़ा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, हमारा सीपीयू थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हमारा सीपीयू थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो इसलिए पीडीएफ कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, तो थोड़ा दिक्कत है आज की क्लास में, थोड़ा कोऑपरेट आपको करना है। तो इस क्वेश्चन में हम पूछे थे गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं। 1206 से 1200 कितना बताया था मैंने इसका टाइम पीरियड गुलाम वंश का, 1206 से 1290 ईस्वी तक बताया था। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक। 1206 से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, और 1206 से 1210 ईस्वी तक। और साथ ही इल्तुतमिश इसके बाद पढ़ते हैं 1210 से 1236 ईस्वी तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1240 ईस्वी तक। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम बलवन। बलवन का टाइम पीरियड है 1240 ईस्वी 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। ये हमें पढ़ने होते हैं, इसमें 4 शासक हमें पढ़ने बहुत ही अच्छे से होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे भाई। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बलवन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? बलवन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी, ये आपसे पूछा है। तो सभी साथी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएंगे। दीन ए इलाही, केसर ए हिंद, तुतिये ए हिंद, जिल ए इलाही। तो सभी साथियों का आंसर होगा जिल ए इलाही, ऑप्शन नंबर डी। बलवन के बारे में आपसे बात हो रही है, बलवन का टाइम पीरियड क्या है? तो आप बोलेंगे 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक बलवन का टाइम पीरियड रहा है। इतना आपको याद रखना है। इसका वास्तविक नाम आपको पता होना चाहिए। बलवन का वास्तविक नाम क्या है? बलवन का वास्तविक नाम क्या है? सभी साथी बताएंगे बलवन का वास्तविक नाम क्या है। तो आप सभी बोलेंगे भैया बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बहाउद्दीन बलवन का वास्तविक नाम है। बहाउद्दीन बलवन का वास्तविक नाम है, ये आपको याद रखना है। यह गद्दी पर गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पर बैठा था, ये आपको याद रखना है बलवन। और नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की से उपाधि दी थी। पूछा जाता है बलवन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? बलवन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। बलवन को उलूग खां की जो उपाधि दी, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन ने दी थी। नासिरुद्दीन किसने? पूरा नाम बताएंगे। नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। सिजदा और पैबोस, इसने 2 प्रथाएं चलाई थीं जो आपको याद रखनी हैं। सिजदा व पैबोस प्रथा किसने चलाई? पैबोस प्रथा किसने चलाई? तो आप बोलेंगे सिजदा और पैबोस प्रथा बलवन ने चलाई थी। भाई सिजदा क्या होता था, मैं आपको बता दूं, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सुर झुकाना, ये सिजदा प्रथा थी। और पैबोस प्रथा क्या थी? तो पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना, ये पैबोस प्रथा थी। और ये जो प्रथाएं थी ना भाई, ये गैर इस्लामिक प्रथाएं थीं। और बलवन ने और क्या काम किए थे? चालीसा, जिसे तुर्काने ए चहलगामी बोला जाता है, चालीसा का विनाश किया था। चालीसा को क्या बोला जाता है? चालीसा को क्या बोला जाता है? तुर्काने चहलगामी बोला जाता है। चहलगानी बोला जाता है। तो इसका विनाश किया था बलवन ने। तुर्काने चहलगानी चालीसा का विनाश किया था। और भारत में पारसी उत्सव था, नौरोज उत्सव को मनाया जाता था। भारत में नौरोज उत्सव की जो शुरुआत की थी किसने की थी? भारत में नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी बलवन ने, ये आपको याद रखना है। लोहे व रक्त नीति क्या होती थी? खून के बदले खून, इसने इस नीति को अपनाया था बलवन ने, ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तो तोता ए हिंद बोला जाता है अमीर खुसरो। और इनका संबंध किस
यंत्र से है। अमीर खुसरो का संबंध भाई तबला से है, ये भी आपको याद रखना है। अमीर खुसरो इनके दरबार में रहते थे। ये आपको बलवंत से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी। और सॉरी यहाँ पर आपका कौन सा सही था, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कैसे पहुँचा। 121 क्वेश्चन आपकी कौन से की बात हो रही थी, आपका क्वेश्चन था भाई 119। तो दीन ए इलाही या जिल ए इलाही, तो आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। थोड़ा हमें आज भाई दिक्कत का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। इतनी दिक्कत तो हमें कभी क्लास लेने में नहीं हुई जितनी आज हो रही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। अभी बताया मैंने, सिजदा और पैबोस की व्यवस्था जो शुरू की थी वो की थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में यहाँ से सवाल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही था। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। कौन था गुप्तचर विभाग का अधिकारी, ये आपसे पूछा है। वकील ए दर, बरीद ए मुमालिक, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए दाद। तो आप सभी बोलेंगे दीवान ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या बोला जाता था, गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या बोला जाता, तो आप बोलेंगे भैया बरीद कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था, बरीद कहा जाता था। यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो दीवान ए दर, वकील ए दर, वकील ए दर, ये कौन सा विभाग था, वकील ए दर, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, वकील ए दर, ये कौन सा विभाग था, तो ये राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख होता था। वकील ए दर राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख कौन होता था, दीवान ए दर। फिर बात आती है अमीर ए दाद, अमीर ए दाद की बात कर लें तो सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता कौन करता था, अमीर ए दाद करता था। और आपको दीवान ए अमीर को ही आपको याद रखना है, दीवान ए अमीर को ही, ये कौन होता था, कृषि से संबंधित ये विभाग था, दीवान ए अमीर को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सभी साथियों का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा अब स्पीड से खींचेंगे क्लास को। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर आपका सी है, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का टाइम पीरियड मुझे बताना है आपको। खिलजी वंश जो है इसका टाइम पीरियड कितना है, तो सभी साथी बताएंगे 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहा है। ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की बात आई तो इसका टाइम पीरियड 1296 से 1316 ईस्वी, 1296 से 1316 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। इसके उपनाम हैं, उपनाम आपको पढ़ के जाना है अलाउद्दीन खिलजी के। सिकंदर एसानी इसको कहा जाता है, जनता का चरवाहा इसको कहा जाता है, युग विजेता इसको कहा जाता है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में विजय का परचम लहराया तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में विजय का परचम लहराया वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, कौन सा सही है इनमें से, परगना, सूबा, सरकार, परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना। तो सभी साथियों का आंसर होगा, क्या आंसर होगा, तो आप बोलेंगे भैया परगना, परगना के बाद आती है सरकार, सरकार के बाद एक प्रांत बनता है जिसे सूबा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो
किसकी स्मृति में बसाया गया था जौनपुर शहर? तो आप बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसे बसाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? जौना खान के नाम से इसे जाना जाता है, जौना खा के नाम से इसे जाना जाता है। इसने जौनपुर शहर की स्थापना की। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ये आपको भाई याद रखना था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या रहा है? तो सभी साथी बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड भैया 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा है। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, ये आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के काम क्या रहे हैं? तो सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई हैं। और हिसार और फिरोज शाह तुगलक ने और किस किस के कौन कौन से शहर बसाए थे? इसके द्वारा बसाए गए कुछ शहर हैं वो आपको जानने हैं। हिसार, फैजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि शहरों की इसने स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इतना आपको याद रखना है। और फिरोज शाह तुगलक ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? सुलेमान अल ताजिर, अब्द अल रजाक, अल मसूदी, इबन बतूता। तो सभी साथी बोलेंगे इबन बतूता। ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हुई तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड उसका याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो 1325 से 1351 ईस्वी तक, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का। वास्तविक नाम इसका जौना खां है। तो जौना खां पूछा जाता है किसका वास्तविक नाम? तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां है, ये आपको याद रखना है। इसके उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के उपनाम क्या क्या हैं? धनवानों का राजकुमार इसे कहा जाता है। रक्त पिपासु इसको कहा जाता है। और मनहिहारों का राजकुमार इसे कहा जाता है। मूर्ख बादशाह इसको कहा जाता है। धर्म भ्रष्ट बादशाह इसको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और मध्यकालीन शासकों में सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक यही है, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में और क्या जानना होगा? 1333 ईस्वी में मोरक्को दक्षिण अफ्रीका से का यात्री था ये, जो इबन बतूता भारत आया। कौन आया? इबन बतूता भारत आया। इसकी इबन बतूता की एक रचना है रहेला या बोलेंगे सफ़रनामा। इसकी बुक का नाम आपको याद रखना है, रहेला या सफ़रनामा। ये किसकी है? तो आप बोलेंगे इबन बतूता की है, सफ़रनामा। ये अभी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा। और होली का त्यौहार मनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। और 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसी के शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? कहाँ ले गया था ये आपसे पूछा है। दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो लाहौर, कन्नौज, कालिंजर या दौलताबाद। तो सभी साथी बताएंगे दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक 1326 या 1327 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी देवगिरी, जिसे दौलताबाद
कहा जाता है। दिल्ली से राजधानी किसको बनाया था? देवगिरी दौलताबाद को बनाया था, दौलताबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसने और कौन से काम सही किए थे? दो आपके क्षेत्र में कर या टैक्स में वृद्धि की थी इसने। खुरासान व कराचिल अभियान इसी के समय हुए। खुरासान और कराचिल अभियान किसके शासनकाल में हुए? तो इसी के समय हुए थे। प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, ये किसने कहा था? प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, ये किसने कहा था? ये कथन किसका? बदायूं ने कहा है। तो इसी के ऊपर था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ही था ये कथन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी। तो सभी साथी बताएंगे जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। किताब उल हिंद ये किसकी रचना है? तो अल बरूनी की रचना है। और आपको इब्न बतूता की मैं बता दूं, इब्न बतूता की कौन सी है? किताब उल रहेला किसकी है? इब्न बतूता की है। और साथ ही अमीर खुसरो की भी आपको याद रखनी है। अमीर खुसरो की है खजायान उल फतूह। ये किसकी रचना है या किसकी है? ये अमीर खुसरो की है। ये आपको याद रखना था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो सभी साथियों का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है ये फिरोज शाह तुगलक। ये आपको याद रखना है। अपने शासनकाल में इसने 4 कर लगाए थे। चारों के चारों कर आपको याद रखने हैं। पहला था भाई जकात कर। पहला कौन सा था? जकात कर, ये दान से संबंधित कर था। एक था जजिया कर, एक था भाई जजिया कर इसने लगाया था ब्राह्मणों पर। नंबर 3 पर आता है आपका खराज कर। ये कौन सा कर था? तो ये भूमि दान से संबंधित था, भूमि से संबंधित ये कर था। नंबर 4 पर खुम्स कर था। ये युद्ध से संबंधित कर था। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? अभी बताया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अशोक के मेरठ और टोपरा महलों को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला महल में स्थापित किया था इसने। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सभी साथी बताएंगे नसीरुद्दीन महमूद होगा, खिज्र खां होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा या बहलोल लोदी होगा। तो सभी बताएंगे नसीरुद्दीन महमूद है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, बुक्का प्रथम या हरिहर द्वितीय? तो सभी साथी बताएंगे देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे महान शासक है ये। संगम वंश का सबसे महान शासक कौन? देवराय द्वितीय। भाई अभी फिर से लाइट चली गई थी। आज आपको पता ही चल गया होगा कि आज इस क्लास में कितनी बड़ी दिक्कत हुई है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। कभी सीपीयू गड़बड़ कर रहा है, कभी लाइट गड़बड़ कर रही है। तो सभी साथियों से अनुरोध है भाई, इस दिक्कत से थोड़ा आपको भी दिक्कत हुई, इसके लिए हम दिल से सॉरी मांगते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताया देवराय द्वितीय होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे महान शासक था देवराय द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय ने तेलुगु में डैश एक कृति की रचना की जिसे आमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है। आमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है। किस कृति की रचना की थी? संगीत की, शासन कला की, नृत्य की या औषधि की? तो सभी साथी बताएंगे शासन कला की थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, आमुक्तमाल्याद। ये क्या होता है? कौटिल्य द्वारा रचित
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान यह भी राज्य व्यवस्था शासन कला पर आधारित है। यह भी आमुक्त माल्यार्थ जो है यह भी शासन कला जो है ये भी अर्थशास्त्र किसने रखा, कौटिल्य ने लिखा है, तो वो भी राज्य व्यवस्था से संबंधित था, इसलिए ये भी राज्य व्यवस्था से संबंधित है, पर इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि या 8 मंत्री थे? तो अष्टदिग्गज जो थे 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर आपका सी है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, और इनमें 8 तेलुगु कवि में भी भाई एक इम्पोर्टेंट आपको नाम याद रखना है जो आपका प्रमुख था, पेड्डाडन। क्या बोलेंगे? पेड्डाडन इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख था 8 तेलुगु कवि में से। और कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? 1499, 1504, 1506 या 1508? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था इसने, ये भी आपको याद रखना है। तो 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। इसका टाइम पीरियड 1489 से 1517 ईस्वी तक है। 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है सिकंदर लोदी का। लोदी वंश का सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे ताकतवर राजा था। लोदी वंश का सबसे मतलब आप बोल सकते हो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है ये सिकंदर लोदी। 1506 में आगरा शहर की इसने 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी के उपनाम से फारसी से ये ग्रंथ रखता था, फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था, ये भी आपको याद रखना है। ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर किसने लगाया? तो आप बोलेंगे सिकंदर लोदी ने लगा दिया था। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसी ने, सिकंदर लोदी ने ही मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 135। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा? तो आप बोलेंगे हमीदा बेगम या बेगा बेगम या महम बेगम या गुलबदन बेगम। तो सभी साथी बताएंगे गुलबदन बेगम होगा या हमीदा बेगम होगा। तो सभी का आंसर होगा हमीदा बेगम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है? 1556 ईस्वी में। दीन पनाह पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की कब्र का वास्तुकार कौन है? हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा गयान बेग था। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित रखा था? किसने रखा था भाई? आप बोलेंगे शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो सभी का आंसर होगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। भारत में द्वितीय अफगान सत्ता का संस्थापक कौन? तो आप बोलेंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान सत्ता का संस्थापक है। और जीटी रोड शेरशाह सूरी मार्ग सड़क ए आजम इसको बोला जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग को सड़क ए आजम का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया। और ये जो जीटी रोड है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कलकत्ता से सोनार गांव पेशावर तक ये जाती थी। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जीटी रोड ये किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जीटी रोड दिया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर? इबादत खां तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये अकबर को जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यह एक अशिक्षित शासक था अकबर, और इसके शासनकाल को
अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। एक तो दास प्रथा पर रोक लगाई थी इसने, 1562 ईस्वी में लगाई थी। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 ईस्वी में। जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने किया 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। मजहर की घोषणा की इसने। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। ऑप्शन आपका था डी। और ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी होगी, पाली होगी, संस्कृत होगी या अरबी होगी? तो सभी साथी बताएंगे भैया फारसी भाषा में ये लिखी गई थी। फारसी भाषा में ये लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। और हुमायूं नामा ये फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और शाहजहां नामा ये फारसी भाषा में इनायत खान ने लिखी थी। यहाँ पर तुजुक ए बाबरी की बात हुई तो ये फारसी भाषा में है। किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अलंकरण की कला जिसे पेट्रा ड्यूट्रा पित्रादुरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? अकबर के, शाहजहां, जहांगीर या शेरशाह सूरी? तो ये हुई थी भाई शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, शाहजहां। 1627 से 1658 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला व संगमरमर का शासनकाल कहा जाता है। आगरा में ताजमहल का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह? तो सभी साथी बताएंगे बहादुर शाह प्रथम को किसके नाम से जाना जाता है? शाह ए बेखबर। भाई आज की क्लास को भाई क्षमा मांगते हैं आपसे, हम आज की क्लास को यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई आज क्लास में। मैं इसकी जो दिक्कत हुई इसके लिए आपसे दिल से सॉरी मांगता हूँ, क्षमा कर देंगे। एक बार लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार लेवल से करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। एसएससी जीडी के लिए तो ये रामबाण है, यहाँ से कुछ भी भन नहीं जाने वाला। जय हिंद, जय भारत और अपनी तैयारी करते रहिएगा। लव यू ऑल।